नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला और वर्णमाला के अंतर्गत वर्णमाला प्रश्नोत्तरी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज उसका अगला भाग यानी भाग 2 लेकर हाजिर हैं आपके सामने। इससे पहले आपने भाग 1 में पढ़ा था, 25 प्रश्नों का एक समावेश था। उस 25 प्रश्नों में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमने ऑप्शन दिए थे, कुछ ऐसे थे जिसमें ऑप्शंस नहीं थे। तो ऑप्शन थे या नहीं थे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि क्वेश्चन जो थे, जो आपके सामने प्रश्न थे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे और सारे के सारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। चलिए दोस्तों, उसी के आगे शुरू करते हैं। आज हम वीडियो को शुरू करने से पहले लेकिन आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए यूजर्स हैं, जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब कर पाए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जितना जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। हम आपको लाइव क्लासेस, ये जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ये एक वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहे हैं, फिर आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से मिलेंगे। वहाँ आप उसी समय अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई मन में आपके डाउट है आप उसको पूछ सकते हैं, हम उसको वहाँ पे जवाब दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो प्रश्नों के सिलसिले में पहला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। आप सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ग आपने पढ़े थे। प्रत्येक जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, इसमें व्यंजन जो है 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। जो व्यंजन थे वो 5 वर्गों में विभक्त थे। उन 5 वर्गों में एक वर्ग था ता वर्ग। तो प्रश्न कह रहा है कि ता वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि ता जो है या ता वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो आपको पता है कि हमने आपको एक सूत्र बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूले के माध्यम से या जिस सूत्र के माध्यम से आप उसको बेहद ही आसानी से कर सकते थे। वो फॉर्मूला क्या था? अगर हम ता वर्ग की बात करते हैं तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला था आपका ऋतुल शानाम दंता। ऋतुल शानाम दंता अर्थात इस सूत्र के माध्यम से, जो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है ऋतुल शानाम दंता, इसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि जो ता वर्ग है, तू का अर्थ हमने आपको बताया था। जिन भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे है, तो इसके पहले हमारा वीडियो व्यंजनों का उच्चारण स्थान या वर्णों का उच्चारण स्थान एक वीडियो हमने आपको दिया हुआ है। उस वीडियो को जाकर देखें पहले, और उसके बाद यहाँ पर आए तो वो ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ऋतुल शानाम दंता, इस सूत्र के माध्यम से हम जान पाएंगे कि जो ता वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंता से होगा। अर्थात इस प्रश्न का, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। अर्थात दंत से जो है ता वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? वो दंत से। कहने का अर्थ हुआ कि ता वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे, ता, थ, द, ध, न, जो भी हैं वो सारे के सारे कहाँ से उच्चारित होंगे? दंत से उच्चारित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ये भी वही प्रश्न पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से बताइए कि ए और ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, इनको क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ भी वही चीज आती है कि आपने उच्चारण स्थान वाला चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ा है या उच्चारण स्थान वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है, तो आपको जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ पे रहेगा नहीं। उस हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो ए ऐ जो वर्ण है ये हमारे क्या है? कंठ तालव्य है। ए और ऐ वर्ण कैसे हैं? कंठ तालव्य वर्ण है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जो ए और ऐ वर्ण है वो कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं। दोनों की सहायता के माध्यम से, दोनों की सहायता से उच्चारित होते हैं ए और ऐ वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंठ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि कंठ वर्णों का उच्चारण स्थान या कंठ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी वर्ण, सपोज दैट मान लीजिए किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, तो वो जो वर्ण होगा वो कहलाएगा दंत। क्या कहलाएगा? दंत। सॉरी।
अगर कोई भी उच्चारण स्थान है और उस उच्चारण स्थान से संबंधित वर्ण पूछता है कि क्या कहलाएगा, तो वो जैसे दंत है तो दंत, अगर कंठ, क्योंकि ये कह रहा है कि कंठ वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ अर्थात कंठ से, कहाँ से होगा, कंठ से। यानी कि जितने भी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, जिन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वे सारे वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ वर्ण कहलाएंगे। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, अर्थात कंठ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ठीक, अगला बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अल्प प्राण है, इस जो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा। तो अब आपको ये भी पता है कि अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी थी, उसका भी वीडियो आपके पास है, हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। वहां से आप उस जो भी अल्प प्राण या महाप्राण, सघोष, अघोष, जो भी वहां से डाउट होगा वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं कि अल्प प्राण क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, अल्प प्राण की बात हमने जब की तो अल्प प्राण क्या होता है या किसको अल्प प्राण कहते हैं। तो आपको पता है, उस जगह पे हमने पढ़ाया था आपको कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर, अगर कोई भी व्यंजन वर्ग है, मान लीजिए क वर्ग है, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ण है। का वर्ग में ये 5 वर्ण है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का एक उदाहरण के स्वरूप तौर पे ये है कि अगर कोई ऐसा वर्ग है जो का वर्ग है, इस तरह चा वर्ग, इसी टा वर्ग, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो अगर यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को या इसी नियम को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखेंगे कि अ हो नहीं सकता, इसको काट दीजिए। फिर हमने कहा क, ग, का किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, और गा किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, अर्थात हमारा नियम यहाँ पे सटीक बैठा कि ये हो जाएगा। अब इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, थ और धा है, तो आपको पता है था कहाँ पे आता है, किस वर्ग का था है, ता वर्ग का, त थ यानी कि दूसरे नंबर पे आता है। तो हमारा इसका मतलब क्या है, ये गलत है। फिर इसकी बात करते हैं फ और मा की, तो यहाँ पे देखिए था किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में, प, फ, ब, भ, म, तो प, फ ये भी दूसरे नंबर पे, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ऑप्शनों में से, 4 विकल्पों में से हमने 3 को गलत कर दिया। अगर 3 गलत हो गए, हमको अगर गलत करना आ गया तो सही हमारा कोई रोक ही नहीं सकता, यानी कि हम उसको फिर एकदम 100% सही कह सकते हैं। हमने 3 ऑप्शन कट कर दिया, यानी कि 3 ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए, तो जो बचा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा एकदम सही आंसर होगा। तो क और गा कैसे हैं, अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि नासिक के व्यंजन के बारे में आपको ये भी बताया था कि नासिक व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण भी कह सकते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण, या व्यंजन की बात कर रहे हैं तो व्यंजन की बात करेंगे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, यानी कि वे वर्ण या वे व्यंजन जिनको उच्चारित करने में हमें नाक की भी आवश्यकता पड़ती है, उन व्यंजनों को हम कहते हैं नासिक व्यंजन। तो अब आपको पता होना चाहिए नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अगर एक शब्द में आंसर देना चाहे तो कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। ये हम एक शब्द में यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहलाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें या कौन कौन से होते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कौन से होते हैं उनको बताना है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। का वर्ग का कौन सा हुआ, अंगा। चा वर्ग का कौन सा हुआ, या। टा वर्ग का कौन सा हुआ, रा। ता वर्ग का ना और मा। तो ये जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर हैं और यही क्या है, यही हमारे नासिक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों।
चलिए अगली बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन का वर्ग है। कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है। तो हमने आपको जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाया था, व्यंजनों के प्रकार पढ़ाए थे, वहां पे हमने आपको बताया था कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। सारे व्यंजन, जो भी व्यंजन है वो 3 प्रकार में विभक्त हैं और उनमें एक प्रकार था आपका स्पर्श व्यंजन, या फिर उसी को कहते हैं, इसको और भी नाम दिया गया था। इसके पहले वाले प्रश्नोत्तरी में आपने ये प्रश्न पढ़ा भी था कि स्पर्श व्यंजनों को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजनों के नाम से जानते हैं। वही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन का वर्ग है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, क वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग या फिर सभी। अर्थात कहने का अर्थ ये कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है। क वर्ग आता है या नहीं आता है, च वर्ग आता है या नहीं आता है, ता वर्ग आता है या नहीं आता है, या फिर ये सभी आते हैं। तो आपको पता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, और वो 25 कहाँ से आती है। जितने भी वर्ग हैं हमारे वर्णमाला में व्यंजनों के, सारे वर्ग इसी के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात का वर्ग भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, चा वर्ग भी सही हो जाएगा और ता वर्ग भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी जो है स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आएंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सभी। और अगर इस प्रश्न के अनुसार ना देखें तो हमारे जितने भी वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, 2 और बचे कौन कौन से, टा वर्ग और पा वर्ग, वो भी स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्चारण की दृष्टि से ई किस प्रकार के वर्ण हैं। ये भी आपसे पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए इन वर्णों का, यानी कि ई का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये भी आपने एक सूत्र, जैसे इस तरह ये सूत्र हमने आपको बताया, इस तरह इसका भी सूत्र बताया था, उस सूत्र के माध्यम से इसको भी आप याद रख सकते हैं। सूत्र क्या था, इच्चुय शानाम तालु। क्या था, इच्चुय शानाम तालु। अगर इस सूत्र को आप याद रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, तालु से उच्चारित हो रहे हैं। अर्थात ई का मतलब हमने आपको समझाया था कि ई है तो इसका मतलब छोटी ई और बड़ी ई, अर्थात दोनों ई जो है कहाँ से उच्चारित होंगी, तालु से उच्चारित होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से ई किस प्रकार के वर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि से ई कैसे वर्ण है, तालव्य वर्ण है। कैसे हैं, तालव्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से प्रकंपित व्यंजन है। कह रहा है कि उच्चारण प्रयत्न, हमने आपको इससे पहले जो वीडियो पढ़ाया था उस वीडियो में आपको उच्चारण प्रयत्न के आधार पे जो अंतस्थ व्यंजन थे, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे जो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं या अलावा उनका वर्गीकरण पढ़ाया था। उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है कि उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से प्रकंपित व्यंजन क्या है। तो आपको पता है कि उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से प्रकंपित व्यंजन क्या है, रा। इस रा को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ये इसके पहले वाली प्रश्नोत्तरी में स्पष्ट कर दिया गया हमने। तो रा को क्या कहेंगे, प्रकंपित व्यंजन, और प्रकंपित व्यंजन भी कहेंगे और लुंठित व्यंजन भी कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को या चौथे व्यंजन को, दूसरे और चौथे व्यंजन को क्या कहते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था इस वाले प्रश्न में कि अल्प प्राण कौन कौन से थे, आपने देखा था पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपने देखा था अल्प प्राण थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा और चौथा क्या है। तो आपको पता है कि जिस तरीके से पहले, तीसरे, पांचवें को अल्प प्राण कहते हैं, उसी तरीके से दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। प वर्ग, पूरा का पूरा प वर्ग जो है, इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण, कितने वर्ण आएंगे, कितने व्यंजन आएंगे, 5 आएंगे। इन पांचों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो फिर आपकी बात आती है उसी सूत्र के आधार पे, और सूत्र आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था, उपपद मानी या ना मोष्ठो। सूत्र आपने पढ़ा था उपपद मानी या ना मोष्ठो। अर्थात पा वर्ग जो है
इसका उच्चारण कहां से होगा? औष्ठव यानी कि ओष्ठ से। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका कि पा वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो किस भाग से होगा? ओष्ठ भाग से होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा घोष वर्ण है? अब आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प सही है जो घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों घोष वर्ण और सघोष दोनों एक ही चीज होती है। मैंने आपको इससे पहले जो हमारा वीडियो अपलोडेड है उसमें बताया था कि घोष या सघोष एक ही बात है। अगर कहीं पे सघोष लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और घोष लिखा है तब भी कंफ्यूज नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो आपको बताना है कौन सा घोष या सघोष वर्ण है। तो अब आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का कौन सा वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ग हैं उन व्यंजन वर्गों का कौन सा वर्ण घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। तो आपने पढ़ा था कि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, कौन सा व्यंजन? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष अर्थात घोष कहलाता है। तो आप देख लीजिए ख, क, ख किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। च पहले नंबर पे, म पांचवें नंबर पे, और ठ दूसरे नंबर पे। अब आप चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को इसके अनुसार सही करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा ये 3 वर्ण ऐसे होते हैं जो सघोष या घोष होते हैं। तो पहला होगा नहीं होगा, दूसरा होगा नहीं होगा, तीसरा होगा बिल्कुल होगा, चौथा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने 3 को गलत कर दिया और चौथा हमारा क्या है? सही है। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, दंत नहीं है, कह रहा है कि दंत नहीं है अर्थात किस वर्ण का, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण दांत से या दांत की सहायता से नहीं होता है, अर्थात दंत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपको बताना है इन चारों में से। तो आपको पता है, मैं आपको सूत्र बताया था क्या? लितुलसानाम दंता, यानी कि ता वर्ग जो है पूरा दंत है, और आपको बताना है कि दंत नहीं है। तो ता ये है, ना ये भी आएगा, है ट ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो टा वर्ग में आता है, अर्थात यही आंसर हमारा क्या होगा? यही ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों आपके दंत हैं, और कह रहा है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो दंत नहीं है। तो कौन सा दंत नहीं है? टा वर्ण जो है वो दंत नहीं है, क्योंकि टा वर्ण जो है टा वर्ग के अंतर्गत आता है, और टा वर्ग क्या है? ऋटुरसानाम मूर्धा अर्थात मूर्धा के अंतर्गत आएगा। तो यही आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पश्च स्वर है, इन 4 ऑप्शन में से, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो पश्च स्वर है? तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ये 3 कैटेगरी आपको हमने पढ़ाई थी स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत या स्वर के प्रकार के अंतर्गत आपने पढ़ी थी। तो उसके आधार पर हम देखते हैं, बात कर रहा है कि पश्च स्वर। तो पहले 4 देखिए, सबसे आसान तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर है, जो आपका उत्तर हो एकदम सटीक हो, उसमें कोई डाउट ना रहे, तो उसके लिए आप चारों में से 3 को गलत कर दीजिए, जो चौथा होगा वो 100% सही होगा। तो देखिए बात करते हैं इन 4 ऑप्शनों की। तो बात कर रहा है कि पश्च स्वर, तो पहली बात तो कह रहा है कि स्वर, तो आपको पता है कि ये स्वर तो है नहीं, ये भी स्वर नहीं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपके कट गए, यानी कि अब आपके बचे केवल ये 2 ऑप्शन। इन दोनों में से पश्च स्वर की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि अग्र स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण जीवा के अगले भाग से होता है, पश्च वो होते हैं जिनका पिछले भाग से होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ई बोलते हैं तो अगले भाग से होता है, आ ये पिछले भाग से जा रहा है, अर्थात जीव के पिछला हिस्सा प्रयोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, अर्थात हमने 3 गलत कर दिए तो चौथा हमारा सही हो गया। चलिए अगला बात करते हैं, अग्र स्वर नहीं है। यहाँ पे कह रहा था पश्च स्वर, अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्र स्वर। तो अग्र स्वर वे हैं जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। तो ई अगला भाग ए, ई, ये क्या है? मध्य। ये कौन सा स्वर है? आ जो है मध्य है, मध्य स्वर है, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा। कह रहा है कि अग्र स्वर नहीं है, ये तो है, ये भी है और ये भी है, तो कौन सा नहीं है? अ नहीं है, क्योंकि आ जो है मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, छत्रज्ञ को क्या कहते हैं? छत्रज्ञ को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला के पहले दिन हमने आपको जब
स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था। उसके बाद दूसरे दिन व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ाया था। व्यंजन के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि व्यंजन के अंतर्गत एक ऐसी श्रेणी आती है जो संयुक्त व्यंजन कहलाती है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजनों को हमने रखा था। 4 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और कौन सा, स्रा। तो ये छ, त्र, ज्ञ कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, वृत्तमुखी स्वर नहीं है। ये भी हमने आपको स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ाया था कि स्वरों के अंतर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, ओठ के आधार पर या ओठ की आकृति के आधार पर, वृत्तमुखी और दूसरा क्या था, अवृत्तमुखी। अर्थात इनमें से कौन से ऐसे स्वर हैं जो वृत्तमुखी नहीं है, या इनमें से कौन सा एक ऐसा स्वर है जो वृत्तमुखी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए, वृत्तमुखी वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में ओठों की आकृति गोल हो जाती है। तो आप इसका उच्चारण करें आ, तो इसको जो बोलते हैं आ, तो गोल नहीं हो रहा, बल्कि हमारा जो है एक बड़ा समूह खुलता है, लेकिन वलय आकार या अंडाकार के रूप में, तो ये गोल नहीं हो सकता। इसमें आप देखें ओठों की आकृति गोल हो जाती है, तो सही है, ये वृत्तमुखी है। ओ, ये भी गोल हो रहा है, ओ, ये भी गोल हो रहा है। यानी 3 ऐसे हैं जो आपके जिसमें ओठों की स्थिति क्या हो जाती है, ओठों की आकृति गोल हो जाती है, लेकिन ये ऐसा है जिसमें गोल नहीं होती है आकृति। अर्थात क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी स्वर कौन सा नहीं है, आ जो है वृत्तमुखी स्वर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। स्वर का अन्य नाम है। बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है, अलग ही क्वेश्चन है, ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब कभी भी प्रश्न पेपर को, प्रश्न पत्र को थोड़ा डिफिकल्ट करना होता है, थोड़ा अलग करना होता है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वर का अन्य नाम क्या है, यानी कि स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, स्वर को हम अच भी कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर अगला कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वह है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वह कैसा वर्ण है, या वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो आपने पढ़ा था वकारस्य दंतोष्ठम, क्या पढ़ा था, वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात ये जो होगा ये कैसा होगा, दंतोष्ठ होगा। कैसा होगा, दंतोष्ठ होगा, यानी कि इस वा का उच्चारण दांत और ओष्ठ से मिलकर के होगा, इसलिए वह कैसा हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं तो उसमें जो समय लग रहा है उस समय को हम क्या कहते हैं, तो लगने वाले समय को हम कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। जिस भी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं उसमें जो समय लगता है उसको हम कहते हैं मात्रा। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आपका, कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा था कि स्वर का अन्य नाम क्या है, उसी प्रकार से यह भी प्रश्न है कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है या थोड़ा अलग प्रश्न है। तो व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो व्यंजन को हम लोग हल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हल। जिस प्रकार से स्वर को अच जानते हैं उसी प्रकार व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि वर्णमाला प्रश्नोत्तरी भाग 2 था हमारा, और वर्णमाला प्रश्नोत्तरी भाग 1 हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसमें भी हमने आपको 25 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र पूरा कराया था, और उसमें हमने आपको 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र कराया है। दोस्तों, ये जो 25 और ये 20 प्रश्नों का समावेश है, ये कहीं बाहर से नहीं है। हमने जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं वर्णमाला के अंतर्गत, वे सारे के सारे प्रश्न इसी के अंतर्गत आएंगे। जिस किसी ने भी हमारे वर्णमाला के सारे वीडियो देखे होंगे, कुल मिलाकर वर्णमाला के हमने लगभग 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लस ये प्रश्नोत्तरी आप देखेंगे। तो इस सारे वीडियो को, अगर आप जितने भी आपको वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, वो सारे वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो वर्णमाला, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि वर्णमाला से अगर कोई भी प्रश्न किसी भी प्रश्न पत्र में आएगा तो उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे, उसको आप बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो या अच्छी रैंक आपकी आए, तो उसमें आपका ये सब्जेक्ट यानी कि हिंदी भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और उसमें अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से आप अध्ययन करते हैं, जो हमने वीडियो आपको दिए हैं, जो आपको प्रोवाइड किए हैं, उनके माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इसी सिलसिले में आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो हमने जानकारी आपको दी वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो, अगर तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।